सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। तुर्की पूरी तरह से रशिया के साथ खड़ा हो गया है। जी हाँ, अभी तक रशिया के साथ तुर्की खुलकर खड़ा नहीं था, लेकिन बरतानिया ने, ब्रिटेन ने रूस को कमज़ोर करने के लिए कुछ वक्त पहले ऐलान किया था कि वो नेवी की मदद, रॉयल नेवी की मदद यूक्रेन को देगा, जिसके संदर्भ में उसने ऐलान किया कि 2 युद्धपोत जैसी चीज़ें, मान लीजिए आसान ज़बान में कि माइन हंटर नाम के 2 युद्धपोत यूक्रेन को वो दे रहा है। अब आपको आसान कर देता हूं कि तुर्की का क्या रोल है। जैसे ही ब्रिटेन ने ऐलान किया कि हम अपने इलाके से यूक्रेन 2 अपने ख़तरनाक युद्धपोत भेज रहे हैं, तो तुर्की बीच में कूदा और तुर्की ने साफ ऐलान कर दिया कि यूक्रेन तक आपके ये युद्धपोत पहुँचने के लिए ब्लैक सी से जो गुज़रना होगा, तो ब्लैक सी का दरवाज़ा जो हमारा रास्ता है, उससे हम आपके युद्धपोत का गुज़र होने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा तुर्की ने क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस मैप को देख लीजिए। ये ब्लैक सी का मैप है। इसमें तुर्की कहाँ पर है आपको नज़र आ रहा है, और ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो तुर्की के इलाके में एक मैग्नीफाइंग ग्लास जहाँ हमने लगाया हुआ है, ये वो जगह है जो निचले हिस्से से दुनिया के किसी भी जहाज़ को अगर यूक्रेन जाना है तो ब्लैक सी को क्रॉस करना पड़ेगा, और ब्लैक सी को अगर क्रॉस करना है तो तुर्की के बिल्कुल बारीक बीच के रास्ते से होते हुए ये पूरा रास्ता कवर करना होगा। तो ब्लैक सी का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से तुर्की के कंट्रोल में है। अब तुर्की ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट यह है कि बरतानिया को लिखित में ये जवाब दे दिया है और चेतावनी दे दी है कि हम आपके किसी भी युद्धपोत को ब्लैक सागर से, यानी ब्लैक सी से गुज़रने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको याद दिला दूं और एक बार फिर से कि नेटो को भी रूस के समर्थन में तुर्की धमकी दे चुका है, लेकिन अब पहली बार तुर्की खुलकर रशिया के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वहीं इसके अलावा दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के आसमान में रूस का ईरानी शाहिद 136 उड़ रहा है, जिसे यूक्रेन ने जानकारी दी कि हमने बाद में मारकर गिरा दिया था। उधर एक रॉकेट रूस का दंदनाता हुआ आया यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन वो समुद्र में ही गिरकर फट गया। यूक्रेन में टेस्ला की एक फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री पर रशिया ने हमला किया यूक्रेन के अंदर। रशिया ने कीव पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद कीव के मेयर ने खुद तबाही का मंजर रिकॉर्ड करके अपलोड किया। Ще одна звіряча атака на наше місто, Солом'янський район, пошкоджувала великий кратер, знаходиться за мною. 10 метрів від дому впала уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь, на жаль, від травм померла. Всім надається зараз медична допомога, і ми зараз робимо. यूक्रेन के खार्किव पर भी रशिया ने ऐसे हमले किए कि बचा कुचा खार्किव भी तबाह हो गया।
उधर यूक्रेन ने जब बेलगोरोड के इलाके पर मिसाइलें दागी तो बेलगोरोड में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। मेरे दोस्तों, उधर रशिया ने बौखलाहट में जल्दीबाजी में अपने ही गांव पर हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों के घायल होने की खबर है, लेकिन मरा कोई नहीं है। डैमेज इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे दोस्तों। लेकिन यूक्रेन अभी भी रशिया पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम ने रूस के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत $250 मिलियन है। देखिए, भैया इसके बाद यूक्रेन को बड़ा नुकसान तो झेलना ही होगा। रशिया ने फिर अपनी हाइपरसोनिक खतरनाक मिसाइल कीव पर दागी, जिससे पूरे कीव में भूकंप जैसा आ गया। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, बड़ी ही खतरनाक बात है। ये यूक्रेन की तरफ से ये तस्वीर आई है। यूक्रेन में आर्टिलरी बम गए हैं। उस बम की जो पैकिंग है, उस पैकिंग के ऊपर एक चिट चिपकी है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि कंपनी जो है ये नालंदा में है। इस बम को नालंदा में बनाया गया है और नालंदा भारत में है। 7.6 मैग्नीट्यूड का खतरनाक भूकंप जापान में आया, जिसके बाद बड़ी तबाही हुई। तबाही यहाँ नहीं रुकी, बुरी खबर यह है कि भूकंप के तुरंत बाद सुनामी भी आई। अब तबाही के मंजर आपके सामने, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 57 जापानियों की मौत हो गई और हज़ारों घायल हैं। जापान के एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का जहाज़ खड़ा था, पैसेंजर विमान, जिसमें 300-350 से ज़्यादा पैसेंजर मौजूद थे। वो पैसेंजर विमान आया और अचानक से लड़ गया कोस्ट गार्ड के जहाज़ से, जिसके बाद आग लग गई। गनीमत ये रही कि सारे पैसेंजर्स को बचा तो लिया गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के जहाज़ के जो 5 क्रू मेंबर थे वो मारे गए। हादसे का वीडियो आपके सामने। この日本航空の、進行方向左側の翼の下にあるエンジンですねのあたりが地面についているような状態になりました。金光さん、当然のことですけども、飛行機一般的にもう少しエンジンは高いところसाउथ कोरिया में भी बड़ी घटना हुई है। साउथ कोरिया के विपक्ष की पार्टी के एक सीनियर नेता पब्लिक में इंटरव्यू दे रहे थे। उसी दौरान ऑटोग्राफ लेने के बहाने एक फ़ैन बनकर उनके सामने व्यक्ति गया और उनकी गर्दन पर चाकू घोंप दिया। रुकिए, खबर यह है कि वो नेताजी तो बच गए हैं, लेकिन उनको हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे का वीडियो आपके सामने।
उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में बैक टू बैक कई सारे धमाके हुए हैं। ये धमाके किसने किए हैं, क्यों हुए हैं, इसकी अभी जांच चल रही है। भारत और नेपाल के बीच बिजली समझौता बड़े लंबे समय का होने वाला है, जिस सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर नेपाल पहुंच सकते हैं। चाइना के माल से बचकर रहें, सावधान रहें। चाइना से उसका अगर दोस्त भी कोई उसका माल खरीदता है तो ससुरा बहुत पछताता है। एग्जाम्पल खुद बेचारा पाकिस्तान है। भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से 4 स्पाई विमान खरीदे थे। अब 12 साल के अंदर ही उन चाइना के टॉप लेवल के स्पाई विमान को खुद पाकिस्तान रिटायर कर रहा है, यानी सर्विस से हटा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना का माल है ससुरा, क्या ही भरोसा। और पाकिस्तान इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि इतना पैसा खर्च करेगा और बड़े 4 जहाज़ों को रिटायर कर देगा। भारत ने इजराइल से जासूसी विमान खरीदे थे, उसकी टक्कर में पाकिस्तान ने चाइना से ये जहाज़ खरीदे थे। उधर पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री ने भारत पर बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बलोच आतंकी संगठन को भारत की जो रॉ एजेंसी है वो फंडिंग कर रही है हमारे देश को तोड़ने के लिए। सुनिए उनका बयान। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। उधर मालदीव के राष्ट्रपति जब से राष्ट्रपति बने हैं नए वाले मोहम्मद मोइज़ू, वो भारत पर हमले पे हमला कर रहे हैं। कई सारे एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। अब भारत पहले आने के बजाय मोहम्मद मोइज़ू चाइना पहले जा रहे हैं। अपने में ये भी एक भारत के लिए झटका है। चाइना और नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से टकराव बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने गुआम बेस पर, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ है, वो बेस खासकर इसीलिए है, वहाँ पर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।